स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ किसानों यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही पहुंचे बिहार, उन्होंने कर दिया एक ऐसा ऐलान दोस्तों जिसके बाद से अब अलग अलग तरीके की चर्चाएं तेज हो गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी कब करने जा रही है वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में अजीत पवार ने जनता को ही खुलकर दे दी है धमकी, और इसी के साथ में बताएंगे कैसे केंद्र सरकार को एक बार फिर से आंदोलन करके लोगों ने झुकाया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई सरकार अपने फैसले पर सबसे ज्यादा पीछे हटी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार के लोग पहले फैसला लेते हैं उसके बाद सोच विचार करते हैं, इसीलिए इनको अपने फैसले पर पलटी मारना पड़ता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी नतीजे पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों। और ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी लगातार बिहार के अंदर राजनीति जारी है। आपको बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होता है। ओवैसी सीमांचल क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ बड़े ऐलान किए हैं दोस्तों, उसमें ओवैसी ने एक ऐसी बात बोली है जिसे लेकर अब अलग अलग तरीके की चर्चाएं तेज हो गई है और इंडिया गठबंधन की पार्टी के समर्थकों को निशाना साधने का एक मौका मिल गया है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए एक शर्त रख दी दोस्तों। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एनडीए गठबंधन को समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार का समर्थन इस बात से करूंगा कि अगर सीमांचल के विकास पर ध्यान दिया जाता है, सीमांचल के लोगों को अधिकार दिया जाता है, उनके विकास के लिए काम किया जाएगा दोस्तों। यानी एनडीए गठबंधन से सीमांचल के विकास की उम्मीद करते हुए एनडीए गठबंधन को समर्थन करने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर सीमांचल का विकास कर भी दे नीतीश कुमार, तो फिर सीमांचल के क्षेत्र के लोगों के हितों की बातें कौन करेगा। एक और विकास है, दूसरी और लोगों के अधिकार है। जब बीजेपी के लोग बुलडोजर वाली नीति बिहार के अंदर अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में विकास के नाम पर अगर दो चार परियोजना लागू भी हो जाए तो क्या समर्थन करने का कोई औचित्य बनता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एनडीए गठबंधन को जो समर्थन करने की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला उनके खिलाफ भी जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी से पूछा जाएगा वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। सीमांचल के लोगों को घुसपैठी तक बताया जाता है। अगर विकास के कुछ प्रोजेक्ट आ भी जाएंगे तब भी समर्थन देने का क्या कोई औचित्य दूर दूर तक बनता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र के अंदर 5 सीटें जीती है, जिससे पार्टी ने अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और ज्यादा स्थापित किया है दोस्तों। पिछली बार 2020 में जीतने वाले 5 में से 4 विधायकों ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया था। इस बार ओवैसी ने विधायकों को कड़ी निगरानी रखने की घोषणा की है। साथ ही 5 विधायकों को अपने क्षेत्र में रहने और पार्टी के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए बोला गया है। ओवैसी फिलहाल एनडीए गठबंधन के साथ में एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने को लेकर सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन वे सीमांचल के सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि सरकार ठोस कार्रवाई करे तब समर्थन मिलेगा। ऐसे में आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या ओवैसी का यह बयान उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है या फिर लोग इसे सही तरीके से ले रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है दोस्तों। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 14 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधली और लोकतांत्रिक संस्थानों में हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर के अंदर लोगों के बीच में संदेश पहुंचाना है। बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाया जा रहा है। वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वोट चोरी का साया आज हमारी डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा यही है और हमारे संविधान को खत्म करने की इन कोशिश के खिलाफ पूरे देश में मैसेज देने के लिए कांग्रेस 14 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे के आसपास नई दिल्ली में रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन करेगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं
हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने पुणे जिले के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि अगर वे उनकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनेंगे तो वो सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी ना हो। पवार ने लोगों को धमकी देते हुए कहा कि आप लोगों के पास वोट है और मेरे पास पैसे हैं, अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं धन मुहैया करवाऊंगा। यानी दोस्तों खुलकर जनता से पैसे की डील कर रहे हैं कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। क्या चुनाव आयोग को यह नजर नहीं आता? ये साफ तौर पर लोगों के वोट खरीदने का मामला है दोस्तों, और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए इस तरीके का लोगों के साथ में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने बारामती के तहसील मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कही है दोस्तों। उप मुख्यमंत्री ने वोटर से कहा कि अगर आप एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी ना हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवार को चुनते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन अगर मना करोगे तो फिर मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट है, मेरे पास विकास कराने के लिए बहुत पैसा है, और आप लोग मुझे वोट दोगे तब मैं आपको पैसा दूंगा। यानी दोस्तों एकदम से लोगों को धमका रहे हैं और डीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके की मानसिकता वाले नेता के बारे में जो खुलकर लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विश्वविद्यालय के छात्रों की एक शिकायत पर शुरू हुआ संघर्ष पूरे राज्य के अंदर आंदोलन बन गया। दोस्तों कोशिश ये थी कि छात्रों को राजनीति से दूर किया जाए, लेकिन बात आगे बढ़कर विश्वविद्यालय प्रशासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को खत्म करने तक पहुंच गई। मामला उस वक्त शुरू हो गया दोस्तों जब नए सत्र के प्रवेश लेने वाले छात्रों को एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला गया, जिसमें तमाम शर्तों के साथ छात्रों को राजनीतिक सक्रियता पर रोक लगाने की पूरी भूमिका तय की गई दोस्तों। हालांकि बाद में जोरदार तरीके का विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ और इसके बाद आखिरकार बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार को आखिरकार पंजाब के छात्रों ने एक बार फिर से झुकाया दोस्तों, और आंदोलनकारी छात्रों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर तमाम अदालती फैसले का हवाला भी दिया गया। ये तर्क दिया गया कि छात्रों को केवल पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनको अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। छात्रों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, जिसके बाद छात्रों ने जोरदार तरीके का आंदोलन किया और एक जो नारा लगाया दोस्तों वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नारा लगाया गया कि खाकी कच्चा फटेगा और एफिडेविट हटेगा, यानी आरएसएस से जोड़कर इस मामले पर नारेबाजी की गई दोस्तों। आंदोलन का ये जो नारा है इसका सीधा मतलब कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जोरदार तरीके से छात्रों के अंदर एक गुस्सा देखने को मिला। यही बड़ा कारण है कि इस नारे के तहत छात्रों ने आंदोलन को और जोर शोर से आगे बढ़ाया दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अलग अलग तरीके के दावे सामने आए हैं दोस्तों। ऐसे में ऋतु जायसवाल जो परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ी और राष्ट्रीय जनता दल की पूर्व वरिष्ठ नेत्री रही है दोस्तों, ऋतु जायसवाल वो कहती हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर की पोस्टल बैलेट में बड़ी संख्या में वोटों को रद्द किया गया। 2 लाख में से लगभग 24,000 पोस्टल बैलेट के वोट को रद्द किया गया। ऋतु जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव में तकरीबन 2,01,000 के आसपास वोट डाले गए जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए, जिसमें से 24,000 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कुल पोस्टल वोट का 11.87% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। सरल भाषा में कहे तो 9 पोस्टल बैलेट में से 1 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये मतदान कार्य में प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षित कर्मियों शिक्षकों के पोस्टल बैलेट में इतनी त्रुटियां हैं तो सोचिए कि आम मतदाता जो कि अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं होता उसके द्वारा भरे गए बैलेट पेपर में त्रुटियों का अनुपात कितना अधिक होगा। जरूरी यह है कि वोटिंग ईवीएम से कराई जाए, लेकिन मतगणना वीवीपैट की सभी पर्चियों की 100% गिनती द्वारा की जाए, जिसका मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के आंकड़े से किया जाए और इसके बाद ही अंतिम चुनाव परिणाम घोषित किए जाए। यह तरीका चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और विवाद रहित बना सकता है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये आंकड़े हैं और इस आंकड़े से पता चल रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, 2,01,000 के आसपास पोस्टल बैलेट से वोट पड़े, उसमें से 24,000 वोटों को कैंसिल कर दिया गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संख्या है दोस्तों। लगभग 11% के आसपास की संख्या है, जिससे अच्छी खासी सीटों के ऊपर निर्णय हो गए होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इन सारे आंकड़ों के ऊपर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और एक एक सवालों का जवाब देना चाहिए जो लगातार चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, इस पर कन्नी काटकर चुनाव आयोग ज्यादा बच नहीं सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से एक नई अपडेट सामने आई है, जिस जानकारी के अनुसार
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अंदर एक बूथ लेवल के ऑफिसर यानी बीएलओ की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रिंकू तरफदार के रूप में की गई है, जो कृष्णा नगर के शाती तला इलाके के रहने वाली थी दोस्तों, और चापरा थाना क्षेत्र के बंगालझी इलाके की बूथ संख्या 202 के बीएलओ के तौर पर काम कर रही थी। परिवार के मुताबिक उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था चुनाव आयोग और प्रशासन का एसआईआर कराने के लिए कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। सवाल ये उठता है कि एसआईआर अचानक से कराने यानी जल्दी में कराने की क्या जरूरत है। एक टाइम मिलना चाहिए था सभी बीएलओ को अपना एसआईआर कराने के लिए। अगर जल्दबाजी में एसआईआर करवाएंगे तो इस तरीके की ऊपर नीचे स्थिति देखने को मिलेगी, जो काफी गंभीर मामला है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करना शुरू कर दिया है तथा उनके फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं। कई सारी तस्वीरों से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपने नेताओं के कहने के बाद पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और कोशिश किया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति का फॉर्म उचित तरीके से भरा जाए और कहीं भी किसी का नाम अगर कटेगा, विपक्ष के नेता का नाम कटेगा, विपक्ष के वोटर का नाम कटेगा, तो इससे विपक्ष को ही तगड़ा नुकसान होगा। जितना ज्यादा विपक्ष एक्टिव होगा उतना ज्यादा एसआईआर में विपक्ष के लोगों के वोट जुड़ेंगे, वरना दिक्कतें विपक्ष को होगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विपक्षी पार्टी के सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके किसी भी समर्थक का वोट ना कटे ताकि विपक्ष कमजोर ना पड़े, क्योंकि कई बार देखा गया है कि विपक्ष के ज्यादातर वोट काट दिए गए, फिर उनके नाम जुड़वाने के लिए एक नए तरीके का प्रोसेस शुरू किया जाता है जिसमें 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं और यहां तक कि कई राज्यों में इस बीच चुनाव भी हो जाता है और उनको फायदा मिल जाता है जो लोग सत्ताधारी दल होते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार का मौजूदा मंत्रिमंडल बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। ना तो क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा गया है, ना ही जातीय संतुलन का ख्याल रखा गया है। इस मंत्रिमंडल से आने वाले दिनों में असंतोष और ज्यादा पनपने वाला है, ऐसा कई सारे पत्रकारों का एनालिसिस है। दोस्तों 20 जिलों से कोई भी एक मंत्री नहीं बनाया गया, ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, बिरला उदाहरण है दोस्तों। जब लगभग 40 जिलों में से बिहार के अंदर 20 जिलों का तो कोई मंत्री नहीं बनाया गया, सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। और सीता माता के नाम पर वोट मांगकर भी सीतामढ़ी के अंदर कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट मिला दोस्तों। इसके बाद पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता वाले जिले के रूप में इसे जाना जाता है। ऐतिहासिक जीत के पीछे एनडीए गठबंधन को पूर्वी चंपारण बड़ा जिम्मेदार था। पूर्वी चंपारण ने यहां पर पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का सपोर्ट किया, लेकिन एनडीए गठबंधन ने इसके बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया दोस्तों। एक मंत्री तक यहां से पूर्वी चंपारण से नहीं बना। इसके बाद एनडीए के कोर वोटर भूमिहार को आरजेडी के कोर वोटर यादव के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि अमूमन यह माना जाता है कि जो भूमिहार वोटर होते हैं वो ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रतिनिधित्व यादव समाज के बराबर दिया गया है। तो क्या बीजेपी के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग यादव समाज और भूमिहार समाज के लोगों के बारे में यह मानते हैं कि उनको बराबर वोट मिलता है? क्योंकि बात प्रतिनिधित्व की है दोस्तों, और सबको पता है कि यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को लगभग ना के बराबर वोट डालते हैं। इसके बावजूद जो यादव समाज का रिप्रेजेंटेशन है उससे लेकर कहीं ना कहीं कई और समुदाय के मन में सवाल खड़े हो सकते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन के कोर वोटर के बाद वैशाली जिले से आने वाले अकेले 4 मंत्री हैं दोस्तों, यानी अकेले वैशाली जिले से 4 मंत्री बना दिए गए हैं और 20 जिलों में तो कोई एक मंत्री नहीं बनाया गया, जो अपने आप में एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि अन्याय चल रहा है एकदम। यानी एक जिले में 4 मंत्री बनाए जाते हैं और बाकी 20 जिलों में एक भी मंत्री नहीं बनाया जाता। अगर आप भी मानते हैं नीतीश कुमार पूरी तरीके से यहीं से पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ एक जिलों से ही पावर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में राजपूत जाति के मुताबिक नेताओं को जगह नहीं मिली दोस्तों और परिवारवाद को बढ़ावा मिला। इन्हीं कारणों से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा असंतोष देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी आएगी दोस्तों पूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी आईटी सेल के द्वारा दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए हैं ब्रिक्स बैठक को लेकर। तो नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर लेट गए। मोदी का स्वागत करने के लिए अनोखे तरीके का एक गेस्चर अपनाया गया, यानी नीचे लेट लेट कर सड़कों पर मोदी का स्वागत किया गया। इतने बड़े फैन हैं, ऐसा दावा भाजपा आईटी सेल वाले कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि आईटी सेल वाले जो दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नीचे लेट लेट कर प्रार्थना कर करके मोदी का स्वागत किया गया, ये बात एकदम गलत है। दरअसल साउथ अफ्रीका के अंदर एक समुदाय है
दोस्तों यूलूसा समुदाय, जिसके लोग हर व्यक्ति के स्वागत के लिए इसी तरीके से नीचे लेटकर, जमीन पर लेटकर उसका स्वागत करते हैं, यानी स्वागत करने का एक तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल सड़कों पर लेट कर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि IT सेल वाले दावा कर रहे थे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान अगर कल्चर का इकट्ठा करेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे, तब इनको थोड़ी बात समझ में आएगी कि आखिर दुनिया के लोगों के किसी व्यक्ति के स्वागत करने के अलग अलग तरीके होते हैं और सबके अलग अलग यूनिक तरीके होते हैं। लेकिन भाजपा IT सेल वालों को लगता है कि सारी तारीफें नरेंद्र मोदी के लिए है और नरेंद्र मोदी की ही तारीफ करने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके का माहौल बना है, जबकि सबके लिए इस तरीके का स्वागत का प्रोग्राम किया गया था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों का PR करने में कुछ लोग पूरी तरीके से जुटे रहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें वोट चोरी करके महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हुई NDA के कृषि मंत्री को अमरावती में युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। खबर इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि जहां भी भाजपा का मंत्री जाएगा वहां पर उसका विरोध किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ एक अभियान पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। इस अभियान को ही तूल देते हुए सारे लोग एक साथ नजर आए दोस्तों, और इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के काफिले के तरफ काला झंडा दिखाया गया। काफिला तेजी से गुजर रहा था, लेकिन काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया मंत्री का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, मंत्री का विरोध किया जाना चाहिए। अगर बीजेपी के लोगों को लगता है कि वो एक छत्र राज चला रहे हैं और उनका कोई विरोध नहीं कर सकता, तो वो गफलत में है, और इसीलिए विरोध करने का यह नायाब तरीका ढूंढा गया है, जहां पर बीच रास्ते में ही काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। क्योंकि पता है कि अगर रैली में गए तो जैसे अमित शाह की रैली में लोग विरोध करने के लिए जाते हैं तो उनके काले कलर के कपड़े हटवा दिए जाते हैं, ताकि मोदी और शाह का विरोध ना हो जाए। जब रोड शो या फिर रैली में विरोध नहीं कर पाएंगे तो फिर विरोध करने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए अब काफिले के सामने ही काला झंडा दिखाकर विरोध जताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश लोकतांत्रिक है, इसीलिए सत्ताधारी दल में बैठे लोगों को, सत्ताधारी दल के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले कि उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसे बंद करवाए, लेकिन विरोध करने के तरीके इसी तरीके से नए नए ढूंढे जाएंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का यह इंटरव्यू है, जिसमें पत्रकार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से सवाल पूछता है कि आपको कब पता चला कि आप मंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। इस पर दीपक प्रकाश कहता है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह था। 19 तारीख को पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि मैं पार्टी की ओर से मंत्री के पोस्ट पर शपथ लूंगा। बैठक में खुद मौजूद नहीं था, बाद में यह जानकारी मुझे मिली। यानी दोस्तों सोचिए, जो व्यक्ति अपने पार्टी की बैठक में भी मौजूद नहीं रहता था और अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहा था, उसको अचानक से पता चला कि वो मंत्री बनने वाले हैं। यानी दोस्तों एक अजबी तरीके का मामला नजर आता है बिहार के अंदर, जहां पर परिवारवाद इस कदर है दोस्तों कि बेटे को पता भी नहीं है कि वो मंत्री बनने वाला है और उसको मंत्री बना दिया जाता है। यानी अपने परिवार के लोगों को, बेटों को, बच्चों को तो पकड़ पकड़ कर बड़े बड़े मंत्रालय दिए जा रहे हैं। जब बात बिहार की आती है तो चुप्पी साध कर लोग बैठ जाया करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा में इतनी हिम्मत है दोस्तों कि वो इस बात का कहीं ना कहीं डिफेंस भी कर रहे हैं। इस बात पर अपने पार्टी को बचाने की कोशिश करते हुए इसे परिवारवाद नहीं बताते और कहते हैं कि उनका बेटा बहुत काबिल है, वो MNC में नौकरी करता था, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, इसीलिए उसकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसने अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर राजनीति करने का फैसला लिया दोस्तों। यानी ऐसे बताने की कोशिश कर रहे उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनके बेटे ने बिहार के लोग पर एहसान कर दिया मंत्री बनकर। अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नेताओं में से एक थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी एक्सपोज हो गया। इससे पता चलता है कि कोई भी नेता केवल अपने परिवार, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और कितनी भी बड़ी बातें कर ले, जब चुनाव लड़ने की बात आई तो परिसीमन का मुद्दा उठा रहे थे, बाद में अपने बेटे को ही मंत्री बना डाला। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR आदिवासियों के चुनाव प्रक्रिया से दूर करने का एक बहाना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए यह प्रस्तावन नीति बननी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ, जो आरक्षण खत्म करने का एक तरीका है। यानी नाम के लिए आरक्षण दिया गया है, ST रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति को ST कैटेगरी के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर सामाजिक न्याय का क्या होगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी से आदिवासी समाज के लोगों को बड़ी उम्मीद है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले पर और क्या निर्णय लिया जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में उस वक्त हंगामा हो गया दोस्तों, जब दर्जनों हिंदुत्ववादी नेताओं ने थाने का घेराव कर लिया। और हिंदुत्ववादी नेताओं का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए देश की पैदल यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अपमानित करने का काम किया
किया जा रहा है, जो कि पूरे हिंदू समाज के लोगों का अपमान है। इसीलिए विरोध करने के लिए आए हैं। हिंदुवादी नेताओं ने प्रचार करते हुए कहा कि व्यक्ति निस्वार्थ पूरे देश में राष्ट्रहित की मांग को लेकर चुनाव कराने के लिए परिश्रम कर रहा है, लेकिन कुछ मानसिक विक्षिप्त लोगों के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। उनके नाम व फोटो के साथ तमाम तरीके के गलत तरीके से पोस्ट प्रयोग करते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। आप पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर बयान का कारण बना है। दोस्तों 4 महीने पहले उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे दोस्तों, संबोधन कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का एक मजबूत राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस्तीफे के संदर्भ में की कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी बातें कही कि वहां मौजूद लोगों को उनकी ये बात अच्छी लगी। दोस्तों दरअसल वो कहते हैं कि मैं अपने इस्तीफे के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल वो ड्यूटी को दूसरी चीजों से ऊपर रखते हैं और उनके हाल का अतीत इसका सबूत है। जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस साल 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा दिया था और आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य की लिखी किताब हम और यह विश्व का विमोचन किया दोस्तों। और जगदीप धनखड़ ने इस दौरान जो अपनी बातें कही कि मैं अपना कोई जिक्र नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं लोगों की हंसी छूट गई। कुल मिलाकर दोस्तों सबको पता है कि जगदीप धनखड़ के साथ में किस तरीके का न्याय किया गया, कैसे जगदीप धनखड़ को एक सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद ऐसे हटाया गया दोस्तों, जैसे लगा कोई किसी पार्षद को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब रहे तब उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी लड़ाई लड़ी और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, जो अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर मामला है। हालांकि वो भी इसका मजाक बना रहे हैं दोस्तों। हालांकि मजाक बनाने का मतलब ये नहीं कि मामला दब गया है। सबको पता है कि कैसे जगदीप धनखड़ को परेशान किया गया था। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्यों जगदीप धनखड़ को पोस्ट से हटाया गया था, कारण जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और पल पल की पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की खबरें लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाते रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत।